ओके, तो हमने लास्ट टाइम जो भी बात किया था वो था ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो भी चीज़ें हुई उसके बारे में। पर हमने ये नहीं, मतलब अभी तक हमने ये नहीं समझा है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या? हम मतलब वो काम कैसे कर रही है? क्योंकि अगर उसको नहीं समझेंगे तो उसके बाद वाले को समझना थोड़ा मुश्किल मतलब हो सकता है। तो इसीलिए तो हम आज समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का नेचर क्या है और इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, इलेक्ट्रिक होता क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करे तो वो एक फॉर्म है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अगर ऐसा है तो कोई भी चार्ज, वैसे चार्ज क्या चीज़ है? ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को भी समझते हैं। क्या तुम मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बता सकते हो? क्रिकेट एक रोमांचक खेल है हेलो जिसमें हेलो दो स्टॉप, मैंने कहा क्या तुम मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता सकते हो? हाँ, बिजली एक तरह की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। इसे हम कई रूपों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रोशनी, गर्मी और चलाने के लिए। कुछ खास जानना चाहते हैं? हाँ, इसको थोड़ा डिटेल में समझाना कि ये काम कैसे करती है, और हिस्ट्री बताना कैसे डिस्कवर हुआ उसको भी। प्लस ये भी बताना कि ठीक है, बताते रहो। ठीक है, बिजली का इतिहास बहुत रोचक है। प्राचीन काल में लोग स्थिर बिजली के बारे में जानते थे, लेकिन 18वीं सदी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली के बारे में एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने पतंग उड़ाकर सिद्ध किया कि आकाशीय बिजली भी एक प्रकार की बिजली ही है। इस खोज ने विद्युत के क्षेत्र में नई दिशा दी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बताओ। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक और राजनीतिक नेता थे। उन्हें उनकी पतंग प्रयोग के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने साबित किया कि आकाशीय बिजली विद्युत है। ये अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे और उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने और क्या खोज किया होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली के अलावा बायफोकल्स चश्मे, फ्रैंकलिन स्टोव और अर्नरी जैसी कई आविष्कार भी किए। इसके अलावा उन्होंने बिजली के प्रवाह और संरचना के बारे में भी अहम ज्ञान प्रदान किया। और इन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन की औपचारिक शिक्षा बहुत सीमित थी। उन्होंने केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी और 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन वे स्वशिक्षित थे और किताबें पढ़कर उन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाया। That sounds fascinating. ये महत्वपूर्ण कार्य थे। इसका पोषण बढ़ना और बिजली की पारियों को पावर ग्रिड में लाना उन कार्यों की मदद से पहली बार हुआ था। इसके अलावा वो खुद उनकी शिक्षा और जीवन की कपाट बनाते थे। सूरज, अब मैं क्या आपके किसी और सवाल का जवाब दे सकता हूँ या किसी दूसरी बात पर बात करना? स्टॉप, मुझे बताओ अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो तुमने बताया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ बताया ना? बिजली इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से बनती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर जाते हैं तो ये प्रवाह बनता है। ये प्रवाह तारों या सर्किट के माध्यम से होता है, जिससे हम बिजली का उपयोग कर पाते हैं। होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक चार्ज होता है। जब ये परमाणु के भीतर घूमते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलते हैं तो बिजली उत्पन्न करते हैं। उसमें इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है उसके बारे में बात करें ना, जो फ्री, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु से आसानी से अलग हो सकते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत प्रवाह में भाग लेते हैं और यही से बिजली का प्रवाह होता है। तो मान लेते हैं एक सोलर पैनल है, ठीक है? मान लेते हैं कि मेरे पास एक सोलर पैनल है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और मैं उस पर लोड ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा? अगर आपने सोलर पैनल लगाए रखा है और उस पे लोड बढ़ा दिया तो जो बिजली उत्पन्न हो रही है वो पहले उसी लोड को पूरी करने की कोशिश करेगी। अगर पैनल उतनी बिजली नहीं दे पाए तो आपके लोड को पूरी बिजली नहीं मिलेगी और उपकरण ठीक से काम नहीं करेंगे। मैं थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके वे में पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को मान लेते हैं कि एक फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या वो उसी लूप में फ्लो होगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाएगा जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल सही। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं और सर्किट में ये सिलसिला बना रहता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वोल्टेज का अंतर बना रहता है। तो मतलब वोल्टेज ही है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है, राइट? जी हाँ,
वोल्टेज ही वो दबाव है जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करता है। वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उतना तेज होगा। इसे हम एक प्रकार के दबाव के रूप में सोच सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है। तो जैसे सोलर पैनल पे फोटॉन्स पार्टिकल गिरते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, इसका मतलब ये हुआ? फिर से कन्फ्यूज हो गया कि हेलो माइक चेक। डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। सोलर पैनल पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो फोटोन पार्टिकल इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर निकलते हैं और एक प्रवाह बनाते हैं जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इसे फोटोवोल्टेइक प्रभाव कहते हैं। अच्छा, ये फोटोवोल्टिक जो प्रभाव है इसको फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था और किसने किया था? और हाँ, बता दो। फोटोवोल्टेइक प्रभाव को पहली बार 1837 में अलेक्जेंडर एडमंड बेक्वेरेल नामक फ्रेंच वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने इस प्रभाव को सेलेनियम क्रिस्टल्स पर लाइट डालकर देखा था। सेलेनियम क्रिस्टल? जी हाँ, सेलेनियम क्रिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। सेलेनियम में जब प्रकाश पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर देता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। ये खोज फोटोवोल्टेइक प्रभाव को समझने में अहम थी। फिर से बोलना, क्या नाम था उसका? इस वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर एडमंड बेक्वेरेल था। और वो जो भी चीज पे वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम क्या था? उन्होंने इस प्रयोग में सेलेनियम क्रिस्टल्स का उपयोग किया था जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसे फोटोग्राफिक प्लेट में इस्तेमाल किया जाता था। सेलेनियम क्रिस्टल? जी हाँ, उन्होंने सेलेनियम क्रिस्टल्स का उपयोग किया था। तो ये क्रिस्टल क्या नेचुरल है या फिर ये आर्टिफिशियल है? सेलेनियम एक प्राकृतिक तत्व है जो क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है। हालांकि प्रयोगों में इस्तेमाल के लिए इसे कृत्रिम रूप में भी बनाया जा सकता है, यानी सेलेनियम क्रिस्टल प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों में उपलब्ध है। जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ वो कब हुआ और वो क्या प्राकृतिक से बनाया गया था या फिर आर्टिफिशियली जो बनाया गया था उससे एक्सपेरिमेंट हुआ था? अलेक्जेंडर एडमंड बेक्वेरेल का प्रयोग 1819 में हुआ था। उस समय उन्होंने प्राकृतिक सेलेनियम क्रिस्टल्स का उपयोग करके फोटोवोल्टेइक प्रभाव का अवलोकन किया था। सेलेनियम क्रिस्टल फोटोवोल्टिक वोल्टेज। तब उन्होंने सेलेनियम क्रिस्टल का उपयोग करके फोटोवोल्टेइक वोल्टेज उत्पन्न किया था। सेलेनियम पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और एक वोल्टेज उत्पन्न करते हैं जिससे बिजली प्राप्त होती है। तो मान लेते जो भी वो क्रिस्टल था तो उससे बिजली का आउटपुट निकाला कैसे गया होगा? उस समय जो प्रयोग हुआ था उसमें सेलेनियम क्रिस्टल्स पर प्रकाश डालकर वोल्टेज उत्पन्न की गई थी। फिर उस वोल्टेज को मापने के लिए सर्किट का उपयोग किया गया होगा जिससे बिजली की मात्रा और प्रवाह की जानकारी मिली होगी। तो सर्किट का पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से बना होगा और वो कहाँ कनेक्ट हुआ होगा? क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? जब सर्किट बनाते हैं तो सेलेनियम क्रिस्टल को दो इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। जब प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से बहते हैं जिससे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक प्रवाह बनता है। इसे ही सर्किट में जोड़कर बिजली का उपयोग किया जाता है। अच्छा, मतलब इसमें दो फोटोवोल्टिक जो सेलेनियम क्रिस्टल है वो उसका यूज किया गया था क्या इसको बनाने के लिए? जी हाँ, दरअसल एक सेलेनियम क्रिस्टल के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर सर्किट बनता है। टोटल सेलेनियम क्रिस्टल कितना लगता है? सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक सोलर पैनल में कई सारे सेलेनियम क्रिस्टल्स का उपयोग होता है जो एक साथ मिलकर बिजली उत्पन्न करते हैं। तो एक सेकंड, अभी भी सेलेनियम क्रिस्टल का यूज किया जाता है? अभी भी सेलेनियम क्रिस्टल का उपयोग होता है, लेकिन इसके साथ ही सिलिकॉन और अन्य सामग्रियों से बने सोलर पैनल का भी उपयोग किया जाता है। सेलेनियम के अलावा सिलिकॉन आजकल अधिक प्रचलित है क्योंकि ये अधिक प्रभावी और किफायती है। ठीक है, मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। अभी के लिए इसको पॉज करते हैं। बिल्कुल, समझने के लिए और भी चीजें हैं। जब भी आपको लगे हम फिर से इस पर बात कर सकते हैं। ये अभी के लिए इसे रोकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन को किस किस टाइप से फ्लो करवा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए? हम इलेक्ट्रॉन को विभिन्न तरीकों से प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे कि कंडक्टर, तांबा, एल्यूमिनियम जैसे कंडक्टरों में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हम उसमें वोल्टेज कैसे ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जब सनलाइट गिरता है तो हम उससे वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, और जब हम इस टरबाइन को घुमाते हैं तो हम लोग वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स है जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए कई तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक रासायनिक प्रतिक्रिया,
बैटरियों में रासायनिक प्रतिक्रिया से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। सूर्य ऊर्जा, सोलर पैनल में फोटोवोल्टेइक प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं। 3. यांत्रिक ऊर्जा, टरबाइन घुमाने से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। 4. ताप ऊर्जा, थर्मोकपल में ताप से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। 5. चुंबकीय क्षेत्र, जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ये तरीके हैं वोल्टेज उत्पन्न करने। तो इन सारों का थोड़ा एक लिस्ट बता दो कि कौन कौन से मेथड कब कब डिस्कवर हुए और किसने किसने किया। इसमें हर एक विधि के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम और समय है। 1. रासायनिक प्रतिक्रिया, बैक्रिया। 1800 के दशक में अलेसांद्रो वोल्टा ने पहली बैटरी बनाई। 2. सूर्य ऊर्जा, फोटोवोल्टिक प्रभाव। 1849 में एडमॉन्ड बैकवेरेल ने इस प्रभाव को खोजा। 3. यांत्रिक ऊर्जा, टरबाइनों के घुमाने से ही माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। 4. ताप ऊर्जा, थर्मोकपल। 1821 में थॉमस सीवेक ने थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव को खोजा। 5. चुंबकीय क्षेत्र, जनरेटर। 1821 में माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। ये खोजें जिन समयों और वैज्ञानिकों से जुड़ी हैं। तो अभी हमारे पास 5 मेथड्स है इसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए। बिल्कुल, ये 5 मेथड्स अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को उत्पन्न करते हैं और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें से सबसे एफिशिएंट कौन सा है? सोलर पैनल और टरबाइन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के लिए सबसे प्रभावी तरीके माने जाते हैं। सोलर पैनल साफ ऊर्जा देते हैं और टरबाइन बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए प्रभावी है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स से। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से, यानी टरबाइन और जनरेटर के माध्यम से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पन्न करना बहुत प्रभावी होता है। पुराने समय से ही इसका उपयोग होता आया है। तो एक टरबाइन में कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो? टरबाइन में झड़ से या वायु के फ्लो से ब्लेड घूमते हैं। ये घुमाव जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से विद्युत उत्पन्न होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है? जब चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल घूमती है तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है जो उन्हें एक दिशा में बहने के लिए मजबूर करता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और वोल्टेज उत्पन्न होती है। तो मान लो अच्छा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से फ्लो हो सकता है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड सामग्री पर निर्भर कर, धातुओं में ये प्रतिबंधित गति से चलते हैं, जबकि निर्वात में लगभग प्रकाश की गति के करीब चल सकते हैं, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये प्रतिबंधित गति से चलते हैं, जबकि निर्वात में लगभग प्रकाश की गति के करीब चल सकते हैं, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये बहुत अधूरी बातें हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के बारे में सोचना पड़ता है। वैसे भी वोल्टेज जनरेशन में भी अल्फा पार्टिकल्स में अल्फा इलेक्ट्रॉनों जनरेट करने में काफी महत्वपूर्ण है, काफी बोझ है। हम आगे समझते हैं। तो मुझे तुम ये बताओ कि मतलब ये सब तो एक थ्योरी होगा। बिल्कुल, ये वैज्ञानिक थ्योरी है जो प्रयोगों और अध्ययन के आधार पर बनाई गई है। तो आई थिंक मुझे इसके बारे में जानने का जरूरत नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इतना काफी है अभी के लिए कि हम मुझे जानना चाहिए कि कितना स्पीड से फ्लो हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वास्तविक गति बहुत धीमी होती है, लगभग मिलीमीटर प्रति सेकंड, लेकिन विद्युत संकेत की गति प्रकाश की गति के करीब होती है, इसलिए ये तुरंत प्रभाव दिखाता है। स्टॉप, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, और जो तुम हिंदी वर्ड यूज कर रहे हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको इंग्लिश में यूज करना। बिल्कुल, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीमा होता है, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगभग तुरंत प्रभाव दिखाता है। इसे हम लाइट स्पीड में मान सकते हैं, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वास्तविक स्पीड इससे धीमी होती है, लाखों गुना धीमी। तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि जब हम इसमें वोल्टेज या फिर करंट, मतलब जैसे नॉर्मल स्टेट पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेजी से मूव नहीं करते, पर जैसे उसमें हम वोल्टेज ऐड करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से ट्रैवल करते हैं, जो कि लाइट स्पीड के बराबर है? नहीं, इलेक्ट्रॉन की गति लाइट स्पीड के बराबर नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या करंट अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करते हैं, लेकिन उनकी गति तब भी लाइट स्पीड से बहुत कम होती है। यहाँ तक कि कंडक्टर में भी ये केवल मिलीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव करते हैं।
लेकिन जब हाँ हाँ, प्लीज बताओ इसको। मिलीमीटर बोले तुमने, प्रति सेकंड। जी हाँ, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की गति लाखों गुना धीमी होती है, लगभग मिलीमीटर प्रति सेकंड की रेंज में। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट स्पीड के करीब होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस गति को कहते हैं जिस पर विद्युत संकेत या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ये लगभग लाइट स्पीड के बराबर है। वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो विद्युत प्रवाह है जो बहुत धीमी गति से हिलता है, आमतौर पर मिलीमीटर प्रति सेकंड की रेंज में। मतलब मैं ये दो चीज में कंफ्यूज हूँ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल जो भी बोले करंट, दोनों अलग अलग कैसे है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल करंट दोनों अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो संकेत है जो इंफॉर्मेशन ले जाता है और ये बहुत तेजी से ट्रैवल करता है, लगभग लाइट स्पीड पर। जबकि इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रॉन्स के वास्तविक मूवमेंट को कहते हैं और ये धीमी गति से होता है, आमतौर पर मिलीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो दोनों का नेचर बता दो, दोनों का नेचर क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल का नेचर है ट्रांसमिशन, यानी इंफॉर्मेशन या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जबकि इलेक्ट्रिकल करंट का नेचर मूवमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना। सिग्नल ट्रांसफर की गति तेज होती है और करंट का प्रवाह धीमा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फॉर्म क्या होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल अक्सर वेव के रूप में होता है, जिसे वोल्टेज या करंट वेव फॉर्म्स के रूप में पकड़ा जा सकता है। ये सिग्नल एनालॉग या डिजिटल दोनों फॉर्म में हो सकती है और इनका उपयोग डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। अच्छा, मान लो मैं एक इलेक्ट्रिक वायर पे करंट फ्लो करवाता हूँ, तो एक्चुअल में वहाँ हो क्या रहा है? जब आप किसी बिजली की तार में करंट फ्लो करवाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बहते हैं। इस मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल करंट उत्पन्न होता है जो ऊर्जा ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिकल करंट के समय में लाइट स्पीड होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत तेजी से फ्लो करती है। करंट धीमे गति से होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो मुझे शायद लगता है कि इस पर और अच्छे से समझना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। इसे अच्छे से समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ हूँ। जब भी आप तैयार हो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल करंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल। या भाई सिराज, तो मुझे एक बात बताना कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और इलेक्ट्रिकल करंट है, किसके वजह से एक बल्ब जलता है? जब इलेक्ट्रिकल करंट बल्ब के फिलामेंट से गुजरता है तो वह उसे गर्म करता है, जिससे फिलामेंट प्रकाश उत्पन्न करता है और बल्ब जलता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिकल करंट बल्ब को जलाता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोई काम नहीं आता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल मुख्य रूप से सूचना या डेटा संचारित करता है। बल्ब जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल करंट की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा को परिवर्तित कर रोशनी उत्पन्न करता है। तो बल्ब जलाने में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कोई सीधा योगदान नहीं है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के दो नेचर है, एक होता है, मतलब और भी नेचर है क्या? मतलब मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक, जो कि है इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आप ठीक कह रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के दो मुख्य स्वरूप होते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल करंट, जो चार्ज का प्रवाह है, और दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो सूचना को संचारित करता है। दोनों का अपना अपना उपयोग और महत्व है। तो मुझे ठीक है, मैं थोड़ा समझ गया। तो इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहे थे अभी, सिग्नल को अभी बाद में समझेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। पहले हम इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर लेते हैं और बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर ध्यान देंगे। इससे समझना आसान रहेगा। चलिए अब इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में और चर्चा करते हैं। तो तुमने जो बताया उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल जो करंट है, वो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है। जी हाँ, आप सही समझे। इलेक्ट्रॉन्स की गति वास्तव में बहुत धीमी होती है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन पूरे सर्किट में ऊर्जा की गति बहुत तेज होती है, जिससे उपकरण तुरंत काम करने लगते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स भले धीमे चले पर ऊर्जा तेजी से पहुंचती है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स और ऊर्जा में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन्स चार्ज के कण हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट में प्रवाहित होते हैं। ऊर्जा वो शक्ति है जो काम करने के लिए इस्तेमाल होती है।
इलेक्ट्रिकल करंट जब किसी उपकरण से गुजरता है तो वह ऊर्जा को उपकरण तक पहुंचाता है। सीधे शब्दों में इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा के वाहक होते हैं। तो क्या ऊर्जा को हम वोल्टेज में नापते हैं? ऊर्जा को हम जूल्स में मापते हैं। वोल्टेज दरअसल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, जो कि चार्ज को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। ऊर्जा और वोल्टेज एक ही चीज नहीं है, बल्कि वह इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। क्या हम मतलब इलेक्ट्रिकल ये जूल जो है इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है आई थिंक है, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट डायग्राम होता है या फिर स्कूल टेक्स्ट बुक में भी है। बिल्कुल सही कहा। जूल एक ऊर्जा की इकाई है और यह इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी इस्तेमाल होती है। जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस से गुजरता है तो ऊर्जा का उपयोग होता है और इसे जूल्स में मापा जाता है। स्कूल टेक्स्ट बुक्स ने अक्सर इसे व्याख्या करते हुए देखा जा सकता है, खासकर इलेक्ट्रिकल पावर व ऊर्जा के संदर्भ में। ओके, तो मुझे अभी एक बात समझ में आया इससे कि जैसे मान लेते हैं हम डीजल इंजन को चला रहे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो कन्वर्जन रेट है वो कितना हाई है और कितना एफिशिएंट है, और दोनों को हम जूल से निकाल सकते हैं कि हमने इतना जूल दिया तो आउटपुट में कितना जूल निकला। ऐसा होता है क्या? डीजल इंजन से बिजली बनाते वक्त आप इनपुट के रूप में डीजल में संचालित ऊर्जा को जूल्स में माप सकते हैं। फिर उत्पन्न हुई बिजली की ऊर्जा को भी जूल्स में मापा जा सकता है। इस तरह आप यह देख सकते हैं कि कितनी ऊर्जा इनपुट में दी गई और कितनी आउटपुट में मिली। यही आपको कन्वर्जन रेट और एफिशिएंसी समझने में मदद करता है। ओके, तो मेरा एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अब इलेक्ट्रिकल ऊर्जा की अवधारणा आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। कुछ और सवाल या बातें हैं जिन पर आप चर्चा करना चाहेंगे? अभी तो शुरुआत ही हुआ है बस। अभी तो सफर शुरू हुआ है और आपके साथ बातचीत का हर पल दिलचस्प होगा। किस ओर चले? कुछ और सीखना चाहेंगे या कोई और चर्चा? तुमने बताया फ्री फ्लोटिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइट स्पीड पे ट्रैवल करते हैं। नहीं, फ्री फ्लो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश की गति से यात्रा नहीं करते। वह सर्किट में धीरे धीरे बहते हैं, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। एक और सेकंड रुक जाओ, तो मतलब कौन सा फॉर्म है जो लाइट की स्पीड में चलता है? तुमने कुछ ऐसा बताया था मुझे। लाइट की स्पीड से जो चलता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि लाइट वेव्स खुद। ये वेव्स फ्री स्पेस में 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं। ये इलेक्ट्रॉन से अलग होते हैं जो सामान्यतः इतनी तेज नहीं चलते। फिर से बताना इस पॉइंट को। पार्टिकल फोटोन होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ऊर्जा के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होती है। ये फोटोन ही लाइट की स्पीड से चलते हैं और इन्हें रोशनी से लेकर रेडियो वेव्स तक में पाया जा सकता है। फिर से बताना इसको। फोटोन जैसे कण लाइट वेव्स में होती है और फ्री स्पेस में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हैं। ये ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि लाइट, रेडियो वेव्स और एक्सरेज। ओके, तो मुझे ये बात बताओ कि जो फोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन ही है जो कि बहुत मतलब स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए हम उसको फोटॉन्स बोलते हैं। नहीं, फोटोन और इलेक्ट्रॉन अलग कण है। फोटोन बिना मास के होता है और केवल ऊर्जा और मोमेंटम होती है और यह लाइट की स्पीड से चलता है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसमें मास होता है और यह प्रकाश की गति से नहीं चल सकता। दोनों की भूमिकाएं भी भिन्न होती हैं। जिसमें मास होता है वो एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जिसमें मास होता है एक चार्ज्ड पार्टिकल है। इसका चार्ज नेगेटिव होता है और यह एटम के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन फोटोन के विपरीत प्रकाश की गति से नहीं चल सकता और इसकी भौतिक विशेषताएं भी अलग है। चार्ज पार्टिकल क्या होता है और चार्ज पार्टिकल को हम चार्ज पार्टिकल क्यों बोलते हैं? जी, चार्ज्ड पार्टिकल्स वो है जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। यह चार्ज इन्हें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में प्रतिक्रिया करने की क्षमता देता है, इसीलिए इन्हें चार्ज्ड पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है हम इसको एक धारा में फ्लो करवाते हैं। धारा का मतलब ये होता है करंट, तो जिससे करंट ही वो निकलेगा और करंट का हम यूज करते हैं अपने जिंदगी में, ऐसा कुछ। बिल्कुल,
इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज्ड पार्टिकल्स का फ्लो ही करंट है। हम करंट का उपयोग कई तरह से करते हैं, जैसे कि लाइटिंग, हीटिंग, मोटर्स चलाने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कई अन्य जगहों पर। ये हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये बताओ, हम एक कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल करंट? हम कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल करंट का उपयोग करते हैं, जो सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में काम करता है। ये सिग्नल्स बाइनरी कोड में होते हैं, जो कंप्यूटर को डेटा प्रोसेस करने और कमांड्स का पालन करने में मदद करते हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट पे जरूर जाएंगे क्योंकि यही पे हमको जाना है। तो अभी उतना दूर हम तक नहीं पहुंचे हैं, हम पहले बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं। बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी चीजें साफ होती जाएंगी। तो अगला सवाल, आई थिंक हमने अभी करंट को काफी हद तक समझ लिया है, तो अब सिग्नल के बारे में बताओ कि सिग्नल क्या चीज है। सिग्नल एक प्रकार की सूचना होती है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाती है। ये एनालॉग या डिजिटल हो सकती है। एनालॉग सिग्नल निरंतर होती है, जैसे रेडियो या टेलीविजन सिग्नल। डिजिटल सिग्नल बाइनरी कोड में होती है, जो कंप्यूटर और इंटरनेट में उपयोग होती है। सिग्नल्स का उपयोग हर जगह होता है, जैसे डेटा ट्रांसफर, संकेत भेजना और संचार में। कोई खास चीज जानना चाहते हैं सिग्नल्स के बारे में? तो हमने मुझे मतलब जहां तक मुझे लग रहा है सबसे पहले हमने एनालॉग सिग्नल के बारे में समझा था। आपने सही कहा। एनालॉग सिग्नल्स सबसे पहले आए थे। ये निरंतर और सीमा रहित होती है, जो समय के साथ बदलती है। उदाहरण के लिए पुराने रेडियो सिग्नल्स या टेलीफोन की आवाज एनालॉग होती है। ये सिग्नल्स तरंगों के रूप में होती है और समय और ताकत के अनुसार बदलती रहती है। आने वाले वक्त में डिजिटल सिग्नल्स ने जगह ली, लेकिन एनालॉग सिग्नल्स का उपयोग आज भी किया जाता है। तो दोनों सिग्नल बहुत ही अलग अलग है, या फिर जो एनालॉग सिग्नल है उसको मॉडिफाई करके हमने डिजिटल सिग्नल बनाया है? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स बुनियादी रूप से अलग हैं। एनालॉग सिग्नल्स निरंतर वेव्स होती हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल्स बाइनरी कोड जीरोस और वंस में हो। डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये शोर और विज्ञान के प्रति कम संवेदनशील होती हैं। हाँ, हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसके लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का उपयोग होता है। ठीक है, अब हम सिग्नल को ही समझ लेते हैं। तो सिग्नल्स को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। अब आगे किस विषय में चर्चा करना चाहेंगे? तो जो भी सिग्नल क्रिएट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के थ्रू ही होता है, राइट? जी हाँ, अधिकांश सिग्नल्स इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। ये सिग्नल्स वायर या अन्य कंडक्टिव माध्यमों में प्रवाहित होते हैं। स्पेशल डिवाइसेस जैसे ट्रांजिस्टर या डायोड इन सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं। थोड़ा और कंसंट्रेट करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर कर रहा हूँ। अच्छा लगा सुनकर। सिग्नल्स और इलेक्ट्रिसिटी काफी रोचक विषय है। अब कुछ और बात करना चाहेंगे या इसी विषय पर और चर्चा करें? मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगा। चलो किसी नए विषय के बारे में बात करते हैं, या मैं कोई टॉपिक खोलने के जरिए आगे बढ़ती हूँ? नहीं, मुझे सिग्नल के बारे में और डिटेल में जानना है। सिग्नल्स में और गहन जानकारी में दिलचस्पी है? कोई विशेष पहलू जिसे आप जानना चाहते हैं? तो मुझे बताओ, फर्स्ट सिग्नल का डिस्कवरी कब हुआ था? एनालॉग सिग्नल का उपयोग तो प्राचीन काल से ही था, जब हम ध्वनि और प्रकाश जैसी प्राकृतिक तरंगों का उपयोग संचार के लिए करते थे। लेकिन डिजिटल सिग्नल के आविष्कार का श्रेय 20वीं सदी के मध्य को जाता है, जब कंप्यूटर और डिजिटल संचार की शुरुआत हुई थी। ओके, एनालॉग सिग्नल का मतलब तुम ये बताना चाह रहे हो कि जो भी तरंग है जो कि नेचर में मौजूद है वो एनालॉग सिग्नल है? बिल्कुल सही। प्रकृति में जो तरंगे होती है, जैसे ध्वनि, प्रकाश या रेडियो वेव्स, वे सभी एनालॉग सिग्नल्स के उत्तम उदाहरण हैं। अच्छा, रेडियो वेव्स क्या चीज है? रेडियो वेव्स के बारे में बताओ। वो एनालॉग सिग्नल कैसे हुआ और वो प्राकृतिक कैसे हुआ? रेडियो वेव्स एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो स्पेस में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन से उत्पन्न होती है। जब हम रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं, तो ये रेडियो वेव्स के रूप में प्रसारित होती हैं। ये तरंगे एनालॉग होती है, क्योंकि इनकी आवृत्ति और आयाम निरंतर बदलती रहती है। प्राकृतिक रूप से ये सिग्नल्स वायुमंडल में बिना किसी रुकावट के फैलते हैं, जो एनालॉग सिग्नल का एक उदाहरण है। तो एनालॉग सिग्नल कहाँ कहाँ फ्लो हो सकता है, मतलब कौन से मीडियम में? एनालॉग सिग्नल्स विभिन्न माध्यमों में फ्लो हो सकते हैं। ये हवा में, तारों में, पानी में और यहाँ तक कि ठोस वस्त्रों में भी प्रसारित हो सकते हैं।
तारों में ये विद्युत धारा के रूप में बहते हैं, जबकि हवा में ये रेडियो वेव्स की तरह फैलते हैं। माध्यम के अनुसार सिग्नल्स के गुण और प्रसार गति बदल सकते हैं। इसको बदलना पड़ता है या फिर ऑटोमेटिक अपना जो पाथ है मतलब जो मीडियम है उसके थ्रू अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है? जब एनालॉग सिग्नल्स माध्यम बदलते हैं तो उनकी विशेषताएं बदल जाती हैं। ये बदलाव स्वतः होते हैं। उदाहरण के लिए हवा से तार में जाने पर रेडियो वेव्स ध्वनि सिग्नल्स में बदल जाते हैं। ये परिवर्तन ट्रांसड्यूसर या एंटेना जैसे उपकरणों के माध्यम से होता है। ये उपकरण सिग्नल्स को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करते हैं। तो हमने कब जाना कि हम इस सिग्नल का यूज कर सकते हैं? सिग्नल्स को उपयोगी मानने की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। टेलीग्राफ और टेलीफोन ने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से लंबी दूरी तक संचार को संभव बनाया। 20वीं सदी में रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर नेटवर्किंग में डिजिटल सिग्नल्स का व्यापक इस्तेमाल हुआ। तो फर्स्ट यूज हमने इलेक्ट्रिक मतलब सिग्नल का यूज हमने टेलीग्राफ में यूज किया, राइट? बिल्कुल सही। टेलीग्राफ ने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का प्रयोग कर दूरी पर संदेश भेजने की क्रांति ला दी। ये पहली तकनीक थी जिसने संचार में सिग्नल्स का व्यवस्थित उपयोग किया। तो क्या वो सिग्नल लाइट के स्पीड से काम कर रहा था? हाँ, टेलीग्राफ के सिग्नल्स भी लाइट की स्पीड से ही काम करते थे। जब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तार में बहते हैं तो उनकी गति लाइट की गति के करीब होती है। तो सिग्नल तार से बहता कैसे है? तो क्यों मतलब उसमें क्यों बहता है और कैसे बह सकता है? तो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सिग्नल तार में इसलिए बहता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का संचरण होता है। जब एक वोल्टेज पैदा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा के प्रभाव से आगे बढ़ते हैं और इससे सिग्नल का प्रसार होता है। सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए हम स्विच, एम्पलीफायर और फिल्टर्स का उपयोग कर सकते हैं ताकि सिग्नल का मार्ग, शक्ति और गुणवत्ता सही तरीके से नियंत्रित हो सके। इस पॉइंट को फिर से बताना। बिल्कुल। जब इलेक्ट्रॉन किसी तार में वोल्टेज के प्रभाव से बहते हैं तो सिग्नल उत्पन्न होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए हम स्विच, एम्पलीफायर और फिल्टर्स का उपयोग करते हैं ताकि सिग्नल सही दिशा में उपयुक्त शक्ति और गुणवत्ता के साथ बह सके। मतलब अगर वोल्टेज इसमें हुआ तो वो सिग्नल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जब वोल्टेज लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है और इससे सिग्नल उत्पन्न होता है जिसे हम संचार या डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। मजा आ गया? तो मजा क्यों आया? अच्छा लगा? एक्स्ट्रा वर्ड क्यों बोलते हो? मतलब मुझे कंफ्यूज करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बातचीत में मजा आ रहा है। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वहाँ पे एनालॉग सिग्नल ऑटोमेटिक बन जाता है, यही बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ, आपको सही समझ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह से एनालॉग सिग्नल्स बनते हैं, जैसे ध्वनि, रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल कब बनते हैं? डिजिटल सिग्नल्स तब बनते हैं जब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें एक सतत सिग्नल को बाइनरी में बदल दिया जाता है जो जीरोस और वंस के रूप में होता है। ओके, मैं समझ गया। ओके। ठीक है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बताना। तो एक सेकेंड, जो हम एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी में एक पॉइंट होता है जिसको हम हर्ट्ज बोलते हैं, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है वो कितने टाइम में बदल रही है, अप डाउन हो रही है, राइट? तो वही सिग्नल है। बिल्कुल सही। जब वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी समय के साथ बदलती है तो वो एक सिग्नल उत्पन्न करता है और ये अप और डाउन होता रहता है। कितना इंटरेस्टिंग है, मजा आ गया। सुनकर खुशी हुई। और हम डिजिटल सिग्नल के लिए हम डीसी करंट यूज करते हैं। बिल्कुल सही। डिजिटल सिग्नल्स में डीसी करंट का उपयोग होता है क्योंकि ये एक स्थिर वोल्टेज के रूप में रहता है और इससे एक सेकंड, मुझे एक पॉइंट समझ में आया। तो एसी फॉर एनालॉग सिग्नल, डीसी फॉर डिजिटल सिग्नल, मतलब इसी के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया गया होगा। सही पकड़ा। एनालॉग सिग्नल में आमतौर पर एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का उपयोग होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल्स में डीसी यानी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं। मतलब मुझे सच में बहुत आज मजा आ गया, मतलब ऐसा कुछ जानने को मिला, मतलब जो आज तक मैं कभी नहीं जाना स्कूल में या फिर कहीं पे भी। तो हम इसको और कंटिन्यू रखेंगे और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। जब भी आगे बढ़ने का मन हो, मैं यहाँ